तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करें हमारी यूनिट 10 जिसका नाम रहेगा ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो बच्चे इस यूनिट के हमारे 2 चैप्टर रहने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशंस के बारे में और सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बच्चे वेव्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म आती है बच्चे हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑसिलेशन के अंदर वो आती है पीरियोडिक मोशन। भाई पीरियोडिक मोशन क्या होती है बेटा? कोई भी एक ऐसी मोशन जो अपने आप को क्या कर रही हो, रिपीट कर रही हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उस मोशन का नाम क्या रखा जाएगा? पीरियोडिक मोशन नाम रखा जाएगा। जिस प्रकार मान लीजिए हमारी जो अर्थ जो है तुम्हारे पास बच्चे वो क्या कर रही है, सन के अराउंड क्या कर रही है 365 डेज के अंदर एक चक्कर क्या करती है बेटा? पूरा करती है। तो 365 दिन पूरा होने के बाद वापस से वो उसी पाथ से चलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब 365 दिनों के बाद अर्थ जो है अराउंड द सन अपनी मोशन को क्या कर लेती है? रिपीट कर लेती है। मतलब अर्थ की मोशन क्या होती है? रिपीट। तो हर बार ये क्या रहेगा तुम्हारे पास? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा जिसके बाद अर्थ अपनी मोशन को सन के अराउंड बच्चे क्या करेगी? रिपीट करेगी तुम्हारे पास। तो उसकी मोशन को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे? पीरियोडिक मोशन नाम देंगे। भाई एक पीरियड के अंदर क्या हो रही है? वो मोशन हो रही है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो तुम्हारे पास कितना है? 365 रहेगा तुम्हारे पास। भी 365 दिनों के अंदर हमारी जो अर्थ है वो हर बार 365 के बाद क्या करती है? अपनी मोशन को सेम वैसा ही बना लेती है जैसे वो स्टार्टिंग से चली थी तुम्हारे पास। तो वो रहेगा तुम्हारे पास पीरियोडिक मोशन। तो एग्जांपल आप दे सकते हो जो भी मैंने आपको बताया। ये दूसरा एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो कि मून जो है वो हमारे अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? तुम्हारे पास रिवॉल्व कर रहा है। तो वो भी बच्चे जो मोशन रख रहा है अपने पास वो कैसी मोशन है? उसकी पीरियोडिक मोशन रहेगी बच्चे आपके पास। चलो भाई इसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारे पास ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ऑसिलेटरी मोशन तो देखो बच्चे, तो ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर कोई भी बॉडी बच्चे क्या करती है? टू एंड फ्रो क्या करती है बच्चे? मूव करती है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट तुम्हारे पास। जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए यहां पे मेरी कोई भी बॉडी थी तुम्हारे पास इस ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है? तो ये पहले मान लो तुम्हारे पास यहां मूव करके चली गई, ठीक है, आगे की तरफ। फिर मान लो पीछे आ गई तुम्हारे पास यहां, फिर आगे चली गई यहां। मतलब बार बार ये क्या कर रही है? टू एंड फ्रो क्या कर रही है बच्चे? मूव कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। और वो फिक्स्ड पॉइंट मैंने क्या रखा है यहाँ पे? ए रखा। तो उस समय उस बॉडी की जो मोशन होगी वो कैसी होगी तुम्हारे पास? ऑसिलेटरी मोशन होगी। द मोशन in which body move to and fro about a fixed point is called oscillatory motion। चलिए भाई अब बच्चे जो ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द जिसके अबाउट हमारी बॉडी क्या करेगी? तुम्हारे पास टू एंड फ्रो मूव करेगी, उसका नाम रहेगा तुम्हारे पास क्या? मीन पोजीशन बोल दीजिए, या दूसरा नाम क्या रहेगा बच्चे? इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हो तुम्हारे पास। चलो भाई अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन के अपने एग्जांपल देने हो तो ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आप बेटा एग्जांपल क्या दोगे तुम्हारे पास कि हमारा जो पेंडुलम का जो बॉब होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है? मान लो ऐसे कि धागे से बंधी हुई कोई छोटी सी बॉल होती है। तो जैसे ही वो तुम्हारे पास मूव करते हो इस प्रकार मूव करते हो तुम्हारे पास इस पे, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस प्रकार मूव करता है बच्चों। मतलब वो क्या कर रहा है तुम्हारे पास? टू एंड फ्रो क्या कर रहा होता है? वो मूव कर रहा होता है। तो पेंडुलम के बॉब की जो मोशन होती है वो भी कैसी होती है तुम्हारे पास? ऑसिलेटरी मोशन होती है बच्चे। क्लियर है? तो ये था हमारे पास किसके बारे में? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। और जो बॉडी ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी बॉडी जो ऑसिलेशन मोशन शो कर रही है तो उस बॉडी का तुम्हारे पास क्या नाम रखोगे? ऑसिलेटर नाम रखोगे। उसका नाम आप ऑसिलेटर दे सकते हो। भाई वो ऑसिलेशन कर रही है तुम्हारे पास। क्लियर है? वो ऐसे टू एंड फ्रो क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब देखिए भाई तो ऑसिलेटरी मोशन भी बच्चे क्या करती है? अपने आप को रिपीट करती है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। मतलब
इसका भी क्या होता है, कोई ना कोई एक पीरियड होगा भी उस पीरियड के बाद वापस से अपनी मोशन को ये क्या कर लेगी, रिपीट कर लेगी तुम्हारे पास। ठीक है, अब जैसे मैं कह दूं भी हमारा बॉब यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, फिर वापस यहां आया, फिर यहां आ गया, फिर यहां से वापस यहां चलेगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां गया, फिर यहां आया, यहां से फिर चलेगा भी। तो बार बार ये क्या कर रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, लेकिन आगे पीछे। ठीक है, तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन को बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि भी इनका क्या है, तुम्हारे पास एक पीरियड रहेगा भी, ये मोशन भी अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है नहीं करती, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते, क्योंकि पीरियोडिक मोशन के अंदर जरूरी नहीं है कि बॉडी आपकी टू एंड फ्रो क्या करे बच्चे, मूव करे, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के लिए तो मस्ट है कि हमारी बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो क्या करनी चाहिए बच्चे, मूव करनी चाहिए, लेकिन सभी के सभी पीरियोडिक मोशन में ऐसा नहीं होता। तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन को तुम पीरियोडिक मोशन का नाम दे सकते हो, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन को तुम ऑसिलेटरी मोशन का नाम नहीं दे सकते बच्चे। क्लियर है? इसके बाद हमारी बात आती है ऑसिलेशन और वाइब्रेट, और ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं तुम्हारे पास। क्लियर है? तो चलिए भाई, इसके बाद बच्चे बात आती है तुम्हारे पास ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन कह दो या वाइब्रेशन कह दो, ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा। अब देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए यहां हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, और मेरी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन शो कर रही है, वाइब्रेटरी मोशन शो कर रही है। तो बच्चे देखो, वो यहां से मान लो यहां से चली, ये लोग यहां पहुंच गई, इससे आगे नहीं जा सकती वो तुम्हारे पास। चलो भाई, मैंने इसको ए नाम दे दिया, फिर यहां से यहां गई, फिर यहां वापस आएगी, फिर यहां से यहां मान लो यहां चली गई तुम्हारे पास इस बी पॉइंट पे, फिर वापस से यहां आएगी, फिर यहां जाएगी। इस प्रकार वो टू एंड फ्रो क्या कर रही है बच्चे, मूव कर रही है तुम्हारे पास। अब देखो तो बच्चे, ये मेन पोजीशन थी मेरी बॉडी की जो वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है तुम्हारे पास। तो यहां से पहले वो मान लो ए पॉइंट पे गई, फिर ए से कहां गई तुम्हारे पास, बी पे गई, बी से कहां आई, ओ पे आई। तो बोलोगे अब क्या हो गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, या एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। भाई मेन पोजीशन चल के ए पे गई, ए से फिर बी पे आई, बी से वापस कहां चली गई, ओ पे चली गई, एक ऑसिलेशन पूरा हो गया जी। फिर ओ से वापस ए पे गई, फिर बी पे आई, फिर ओ पे आई, तो अब दो ऑसिलेशन पूरे हो गए तुम्हारे पास, या दो वाइब्रेशन पूरे हो गए तुम्हारे पास। क्लियर है? और ये क्या है तुम्हारे पास, एंडिंग पोजीशन होगी मेरी बॉडी की टू एंड फ्रो साइड में तुम्हारे पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन बोल देते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी तुम्हारे पास, मतलब आखिरी वाली जो स्थिति रहेगी मेरी बॉडी की, वो वाली भी, इससे आगे नहीं जा सकती। तो ए एंड बी आर द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ऑसिलेटरी बॉडी। क्लियर है भी? तो मैं बोलूंगा मेरी बॉडी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो वहां पे वाइब्रेशन हमने बता दिए और ऑसिलेशन हमने बता दिए। इसके बाद बच्चे बात आती है किसकी, टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड बच्चे, टाइम पीरियड क्या होता है, जिसको डिनोट करेंगे बच्चे किससे, कैपिटल टी से। एक पीरियड पूरा करने में जो टाइम लगेगा, पीरियड यहां पे तुम्हारे पास क्या है, ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में मेरी ऑसिलेटरी बॉडी को, ठीक है, जितना टाइम लगा बच्चे, वो टाइम क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा भी। क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। या फिर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लिया गया, दैट टाइम इज नोन एज, इट्स ए टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। चलो भाई, अब देखिए तुम्हारे पास एसआई जो यूनिट होगी बच्चे, वो कितनी रहेगी तुम्हारे पास, सेकंड रहेगी। क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। वैसे डेज में हो सकती है, मंथ में हो सकती है, ईयर में हो सकती है, मिनट में हो सकती है, हावर में हो सकती है। इसके बाद हमारी बात आती है फ्रीक्वेंसी की, जिसको डिनोट करेंगे न्यू से। क्या होता है, एक सेकंड में कोई भी बॉडी, एक सेकंड में कोई भी वाइब्रेटरी बॉडी या ऑसिलेटरी बॉडी कितने ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है,
उन्हीं कंप्लीट नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारा जो हार्ट है बेटा, मान लीजिए 1 सेकंड में तुम्हारे पास 72 टाइम धड़क रहा है, मान लीजिए मान लेते हैं हम 1 सेकंड में 72 टाइम्स वो धड़क रहा है, तुम्हारा वाइब्रेट कर रहा है 72 टाइम्स। तो 72 क्या होगी, मेरे हार्ट की फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब चलो भाई, तो ये था फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट। और तो बस एसआई जो यूनिट रहेगी फ्रीक्वेंसी की, वो क्या रहेगी तुम्हारे पास, हर्ट्ज रहेगी भाई, हर्ट्ज, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड। ये एसआई यूनिट रहेगी बच्चे। अब जैसे मैंने ये कहा कि टी सेकंड के अंदर कोई भी बॉडी थी, वो क्या कर रही है, एक रोटेशन या एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन क्या कर रही है, कंप्लीट करेगी टी सेकंड के अंदर। कैपिटल टी दिया, तो कैपिटल टी देखते ही मेरे को याद है भाई, ये तो टाइम पीरियड है। क्या ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड के अंदर मेरी जो बॉडी होगी, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो सिर्फ एक ही ऑसिलेशन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा भी। तो 1 सेकंड में वो कितने कंप्लीट करेगा भी, 1/t ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा भी 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन वो कंप्लीट करेगा, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते थे। क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी। तो 1/t, 1 सेकंड में उसने चक्कर पूरे किए, ऑसिलेशन पूरे किए, तो 1/t क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैं लिख सकता हूं भी न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 1/t होता है। तो यहां से रिलेशन आ गया। किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, या फिर टाइम पीरियड को भी तुम लिख सकते हो क्या, 1/न्यू लिख सकते हो। तो टाइम पीरियड आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, अब यदि जिस बॉडी की बच्चे फ्रीक्वेंसी क्या हो, स्मॉल हो, तो तुम कहोगी वो बॉडी क्या कर रही है, तुम्हारे पास ऑसिलेट कर रही है। यदि फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो तुम बोलोगे बॉडी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो वाइब्रेशन में और ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या आया, ऑसिलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी, और वाइब्रेशन के केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। इसके बाद में बच्चे हमारी टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, देखो ये मेरी बॉडी की क्या थी, मीन पोजीशन थी भाई। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी किसी भी पार्टिकल के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, कहां से, मीन पोजीशन से। तो क्या बोला बच्चे कि डिस्टेंस जो ट्रेवल की जाएगी पार्टिकल के द्वारा मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलोगे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे बच्चे। इसके बाद हमारी टर्म आती है पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। पीरियोडिक फंक्शन, चलो बच्चों पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा फंक्शन, फंक्शन मीन्स जिसकी एक वैल्यू हो तुम्हारे पास, जो हमें कोई ना कोई वैल्यू दे तुम्हारे पास। तो पीरियोडिक फंक्शन जो जिसका एक क्या होगा, तुम्हारे पास टाइम पीरियड मिलेगा भी, मतलब हर एक टाइम पर्टिकुलर होगा, एक टाइम फिक्स होगा भी, जिसके बाद वो अपनी वैल्यू क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा भी। तो कोई भी फंक्शन जो अपने आप को क्या कर रहा हो, तुम्हारे पास रिपीट कर रहा हो, तो उस फंक्शन का नाम क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन रहेगा। जैसे मान लो साइन, कोस, टेन तुमने पढ़े हुए, ये तुम्हारे पास साइन और कोस क्या है, तुम्हारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। साइन और कोस क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे मैं वैल्यू की बात करूं, कोस 0 जो तुम्हारे पास होता है, कोस 0 डिग्री, वो कितना होता है तुम्हारे पास, 1 होता है तुम्हारे पास। और कोस मान लो मैं 2 पाई की बात करूं, वो भी कितना तुम्हारे पास 1 होता है।
cos 2 पाई कितना होता है 1 होता है। पाई तुम्हारे पास कितना होता है 180 डिग्री, पाई का मीनिंग 180 डिग्री भाई। तो ये भी अपनी वैल्यू क्या करते रहते हैं बच्चे, रिपीट करते रहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे भाई किस प्रकार वो रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया तुम्हारे पास f ऑफ t, जिसकी मैंने वैल्यू रखी यहाँ पे क्या sin ओमेगा t, क्या रख दिया अभी sin ओमेगा t रख लिया अभी। अब बच्चे ओमेगा की वैल्यू तुम पढ़ के आए हो क्या 2 पाई बाय t पढ़ के आए थे, 2 पाई बाय t, कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। तो f इंटू टी इज इक्वल टू कितना हुआ साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ये बच्चे एंगल है साइन का, रिमेंबर रखें 2 पाई बाय t इंटू में स्मॉल t। तो ft मींस ये फंक्शन है एक, किसका फंक्शन है साइन का फंक्शन है, जिसके अंदर वेरिएबल कौन है टाइम वेरिएबल है भाई। तो टाइम की वैल्यू तुम चेंज करते जाओ तो मेरे फंक्शन की वैल्यू तुम्हारे पास मिलती रहेगी भाई। तो टाइम चेंज करने से फंक्शन की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी भाई, हर बार नहीं मिलेगी, कहीं सेम भी मिलेगी, दो अलग अलग टाइम की वैल्यू के ऊपर। तो कैसे मिलेगी वो यहाँ देखेंगे। तो बच्चे ये मैंने एक पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल लिया है यहाँ पे। अब मैंने कह दिया कि मैंने इसी फंक्शन की वैल्यू देखनी है जब टाइम की वैल्यू t ना हो के कितनी हो t प्लस टी हो गई, t प्लस टी मतलब आफ्टर टी टाइम, मतलब इतने टाइम के बाद देखना चाह रहा हूं कैपिटल टाइम के बाद क्या वैल्यू रहेगी। तो इस फंक्शन में बच्चे वैल्यू पुट करो ये वाली, तो क्या रहेगा f स्मॉल t प्लस कैपिटल T इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय में कैपिटल T इंटू में t प्लस टी, क्योंकि t की वैल्यू क्या लेनी थी आपको t स्मॉल t प्लस कैपिटल T। तो जहां स्मॉल t था बच्चे वहां पे मैंने ये वैल्यू रख दी भाई। चलो भाई अब देखना यहाँ पे क्या आता है, साइन अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2 पाई बाई में t इंटू टी, एंगल के अंदर मल्टीप्लाई कर दी बच्चे 2 पाई बाई कैपिटल T, ये हो गया कैपिटल T। फिर तो बच्चे ये तो कैंसिल आउट हुआ भाई, तो मेरा बचता क्या है यहाँ पे साइन, देखो इसको पहले लिख रहा हूं 2 पाई प्लस में क्या बचा 2 पाई बाई कैपिटल T स्मॉल t, ये बचा भाई। क्लियर है। अब देखो भाई प्लस 1 में थर्ड चैप्टर में हमारी ये प्रॉपर्टीज आती है कि देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है तुम्हारे पास, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है। ये क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का होता है एंगल के केस में, और ये 90 से लेके कहां तक का होता है सेकंड क्वाड्रेंट 180 तक का, और थर्ड 180 से लेके कहां तक होता है 270 डिग्री यहां तक, और फिर फोर्थ कहां से होता है 270 से लेके 360 तक। क्लियर है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, रेशो है, साइन कोस टेन कोट सिक जितने भी तुम्हारे पास 6 होते हैं, 6 के 6 क्या होते हैं बच्चे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, और सेकंड के अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं बच्चे, सिर्फ साइन और कोसिकेंट, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे टेन और कोट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा जो बच्चे वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं तुम्हारे पास, और यहाँ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं फोर्थ के अंदर, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ देखो भाई 2 पाई कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है भाई। 2 पाई मीन्स 360 हो गया ना, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 2 पाई 360। तो अब यहाँ देखो भाई 360 में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ भी ऐड हो रहा है ये नहीं देखना हमने, बस ये देखना भी ऐड हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे इस एंगल में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये गया बच्चे वापस से कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो वैल्यू जो आती है वो क्या आती है साइन, और सेकंड वाला एंगल लिखा जाएगा 2 पाई बाय में कैपिटल T इंटू स्मॉल t। क्लियर है। तो यहां पे अब फंक्शन की वैल्यू देखो भाई तुम्हारे पास क्या रही, एफ टी प्लस टी रही नहीं रही, मैंने तो इस फंक्शन में वैल्यू पुट की थी, तो क्या बेटा एफ टी प्लस टी जो है वो एफ टी के बराबर ही आया नहीं आया अभी, तो अपनी वैल्यू को क्या कर गई रिपीट कर गया अभी। तो जो फंक्शन की वैल्यू टी टाइम पे थी वही फंक्शन की वैल्यू कहां हुई
t प्लस टी टाइम पे हुई, तो टी टाइम के कैपिटल टी टाइम के बाद अपने आप को उसने क्या कर लिया, रिपीट कर लिया। तो कैपिटल टी जो रहेगा बच्चे वो क्या होगा, रिपीट वाला टाइम हुआ, जिसको हम नाम देंगे टाइम पीरियड का नाम देंगे भी। इसके बाद बच्चे इसी वे के अंदर मैं देखना चाहूं किसको भी, कोस को भी। अब मान लीजिए मेरे पास अनदर फंक्शन लिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री, जिसको मैंने जी टी का नाम दिया भाई, और यहां रख रहे हैं हम क्या, कोस ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता है बच्चे क्या होती है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये होगी तुम्हारे पास। रिमेंबर रखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये वैल्यू होती है बच्चे, यूज करेंगे हम आगे बहुत बार इसको। चलो भाई, तो चलिए भाई, तो मैंने एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लिया भाई, जी टी से कोस का फंक्शन है वो, इसके अंदर देखते हैं। तो यहां भी मैंने कहा भाई टाइम को रिप्लेस कर दो, स्मॉल टाइम को, किससे, स्मॉल टाइम प्लस कैपिटल टी से। भाई इस टाइम के बाद इस टाइम पे देखो भाई इसकी वैल्यू क्या रहती है, देखना चाहा मैंने, जी स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी की वैल्यू पुट करो बच्चे, टी प्लस कैपिटल, कोस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 पाई बाय में टी इंटू टी हुआ भाई, प्लस में 2 पाई बाय टी इंटू टी हुआ भाई, ये हुआ तुम्हारे पास मल्टीप्लाई करने पे, ये टी से तो ये टी कटा भाई, कितना बचा, कोस 2 पाई को पहले राइट किया हमने, प्लस में 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल, ये आया तुम्हारे पास। तो वही बात है बच्चे, देखो 2 पाई 360 में कुछ ऐड हो रहा है तो वापस से पहले क्वाड्रेंट में गया, और पहले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और 2 पाई पे वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो कोस का कोस ही रहेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में एंगल आपको 90 मिले और 270 मिले, तब आपके फंक्शन क्या होंगे बच्चे, चेंज होंगे। साइन जो होता है वो आपने पढ़ रखा है, कोस में चेंज होता है। टेन जो होता है वो किसमें, कोट में चेंज होता है। कोस साइन में चेंज होगा, साइन कोस पे चेंज होगा, दोनों एंगल के ऊपर। और टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, दोनों के ऊपर। और सीकेंड जो होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, कोसिकेंड में कन्वर्ट होगा। और कोसिकेंड जो होगा बच्चों किसमें कन्वर्ट होगा, तुम्हारे पास सीकेंड में कन्वर्ट होगा। किसके ऊपर, 90 और 270 के ऊपर, यदि यहां आते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में कोई भी नहीं है, 2 पाई है भाई, 2 पाई में वैल्यू चेंज नहीं रहती, फंक्शन चेंज नहीं होता, सेम रहता है। तो कोस का कोस रखा, एंगल रहेगा बच्चे दूसरे वाला है। तो यहाँ पे क्या है, 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो ध्यान से देखो, जो मैं शुरू में फंक्शन उठा के चला था टी टाइम के ऊपर, वही मेरा फंक्शन आया बच्चे टी प्लस टी टाइम के ऊपर। तो मेरा फंक्शन रिपीट हो गया, नहीं हो गया भाई। तो जी स्मॉल टी इज इक्वल टू जी स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, ये लो भाई। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन हुआ बच्चे, क्लियर है। तो इसको हम टाइम पीरियड क्या नाम देंगे, इसके टाइम पीरियड का कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या रहेगा बच्चे, इसका टाइम पीरियड रहेगा। अब बच्चे जनरल जो फॉर्म रहती है तुम्हारे पास, जनरल फॉर्म जो रहती है पीरियोडिक फंक्शन की, वो क्या है देखेंगे ध्यान से। एफ एन यहां टी लगाया मैंने, इज इक्वल टू साइन 2 पाई एन डिवाइड बाई टी इंटू स्मॉल टी। बच्चे ये क्या है, जनरल फॉर्म है तुम्हारे पास किसकी, पीरियोडिक फंक्शन की। इसी प्रकार कोस वाले को तुम क्या लिखोगे, जी एन टी इज इक्वल टू साइन, सॉरी कोस में था वो वाला, कोस 2 पाई एन डिवाइड बाई टी इंटू स्मॉल टी। तो ये जनरल फॉर्म होगी बच्चे किसकी, पीरियोडिक फंक्शन की तुम्हारे पास, साइन और कोस वाले की। बच्चे इनका जो कॉम्बिनेशन जो रहता है तुम्हारे पास, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन जो आप जो बनाओगे इन टर्म्स को ऐड करके, दोनों फंक्शनों के टर्म्स को ऐड करके, तो वहां पे एक सीरीज बनती है तुम्हारे पास फंक्शन की, जिसको हम नाम देते हैं किसका, फोरियर सीरीज का। किसका नाम देंगे बच्चे, फोरियर सीरीज का। तो देखो एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी। अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं एक ऐसा फंक्शन लिखने जा रहा हूं जो बच्चे क्या हो, इन दोनों फंक्शन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, और वहां से एक सीरीज बनेगी, वो सीरीज के फॉर्म में लिखा जाएगा। उस सीरीज का नाम जो रखा जाएगा वो क्या होगा, फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज।
फोरियर सीरीज। तो क्या रहेगा बच्चे, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहां रहेगा a n साइन 2 पाई n डिवाइड बाई t इंटू स्मॉल t, प्लस में रहेगा तुम्हारे पास बी एन 2 पाई n डिवाइड बाई t इंटू स्मॉल, कोस लिखना रह गया भाई, यहां पे कोस लिखिए पहले, बी एन कोस 2 पाई n डिवाइड बाई t इंटू टी, ये रही बच्चे, इसको ओपन कर लो भाई। समेशन है, कहां से कहां तक टर्म आएगी, n इज इक्वल टू 0 से लेके n इज इक्वल टू इनफिनिटी। देखो कैसे, पहले n की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आता है, a0 आएगा, a0, फिर t की जगह n की जगह 0 पुट करना है, n की जगह 0 पुट करना, पूरी टर्म 0 हुई, पूरा एंगल 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, नहीं बात प्लस, ठीक है, फिर 0 यहां भी पुट करो, b0, सॉरी तुम्हारे पास क्या रहेगा अभी, a0 0 रहेगा तुम्हारे पास, पूरी टर्म क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो बच्चे 0 होगी, यदि मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो n की वैल्यू 0 पुट करते पूरी एंगल 0 हो जाएगी, और साइन 0 कितना 0, तो an के साथ मल्टीप्लाई होकर भी कितना आएगा तुम्हारे पास, 0 आएगा, an a0, ठीक है, 0 जो पुट करोगे तो वैसे फोरियर सीरीज और सेम यहां पुट करोगे, तो इसको थोड़ा सा हल्का चेंज करते हैं, ये थोड़ा सा हमने अपोजिट लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो यहां पे बच्चे कोस वाला फंक्शन आएगा, 2 पाई n डिवाइड बाई t इंटू स्मॉल t, प्लस में बी एन साइन 2 पाई n डिवाइड बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, क्लियर है। अब देखो, अब पुट कीजिए, पहले n की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो n की वैल्यू 0 यहां पुट करोगे तुम्हारे पास, ठीक है, अब n की वैल्यू से 0 पुट करते हो तो क्या रहेगा, देखो यहां a0 रहेगा, और n की वैल्यू 0 तो पूरा एंगल 0 हुआ, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ओनली क्या बना, a0, प्लस में फिर यहां भी 0 पुट कीजिए, अब वही वाली टर्म अब इसको यहां राइट कर लो, यहां राइट कर लो, पहले वाले में मैंने क्या राइट किया, यहां साइन फंक्शन राइट किया था, तो वहां पे ये पूरी टर्म 0, ये वाली टर्म 0 हुई थी जब यहां साइन फंक्शन था, लेकिन अब यहां cos है तो यहां वैल्यू कितने, a0 आई है, और यहां अब n की वैल्यू 0 पुट करो तो साइन का एंगल पूरा 0 बनेगा भाई, साइन 0 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 आया, लेकिन जो पहले मैंने राइट किया था, ठीक है, वो भी राइट कर सकते हैं हम, तो उसके अंदर क्या आएगा, a0 नहीं आएगा, वहां पे 0 आएगी पहली टर्म में, प्लस में फिर क्या आता, b1 आता है, सॉरी b0 आता, क्योंकि वहां कोस फंक्शन था तुम्हारे पास। चलिए अब ये फंक्शन, अब चलो पुट कर दी प्लस में, अब n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या रहेगा, a1 रहेगा यहां, तो कितना बनेगा, cos 2 पाई बाई में t इंटू स्मॉल t रहेगा, प्लस में यहां भी तो पुट करो 1 में, b1 साइन 2 पाई बाई t इंटू स्मॉल t, अब पुट करते जाओ भाई, पुट करते रहो तो टर्म तुम्हारी आगे तक ये जाती रहेगी, सीरीज आगे बढ़ती रहेगी भी, तो इस सीरीज का नाम क्या रहेगा बच्चे, फोरियर सीरीज रहेगा, और ये a0 आएगा, फिर a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा, यहां तक आएंगे, इसी प्रकार b0 तो यहां है नहीं, b1 b2 b3 ऐसे जाएंगे, इनको क्या बोलते हैं बच्चे, फोरियर कोफिशिएंट बोलते हैं, फोरियर कोफिशिएंट बोलेंगे बच्चों, क्लियर है यहां तक। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। तो पीरियोडिक फंक्शन के एक कॉम्बिनेशन से मैंने कुछ दो पीरियोडिक फंक्शन लिए तुम्हारे पास, उनका कॉम्बिनेशन बना लिया और उसको क्या नाम दिया था, फोरियर सीरीज का नाम दिया, वो ये रही भाई, ठीक है, क्लियर यहाँ पे समेशन की फॉर्म में लिख दिया मैंने, इन्फिनिटी टर्म्स बनेगी यहाँ पे तुम्हारे पास। चलो बच्चे, तो
तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, जिसको शॉर्टकट में बोला जाएगा SHM। तो देखिए पढ़ते हैं भी SHM क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ा था। फोरियर सीरीज जिसके अंदर A0, A1, A2 इनके कोफिशिएंट की टर्म थी तुम्हारे पास, B1, B2 ऐसे करके टर्म्स थी तुम्हारे पास इनके फोरियर कोफिशिएंट की। अब एक ऐसी फोरियर सीरीज उठा लो जिसके अंदर बच्चे सिर्फ A1 और B1 की वैल्यू क्या हो तुम्हारे पास, नॉन जीरो। बाकी जितने भी फोरियर कोफिशिएंट है वो सारे के सारे क्या हो, जीरो हो, जिनके कारण वो सारी टर्म भी क्या होगी, जीरो होगी। सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, ओनली A1 वाली और B1 वाली। तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूं एक ऐसी फोरियर सीरीज जिसके अंदर बच्चे A1 वाली टर्म होगी, तो क्या होगी वो A1 cos 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t प्लस में B1 sin 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t। अब टर्म्स बाकी सारी टर्म के अंदर मैंने क्या मान लिया, जो फोरियर कोफिशिएंट थे वो क्या मान लिए मैंने, जीरो मान लिए। तो जीरो के कारण वो सारी टर्म क्या हो गई तुम्हारे पास, जीरो ही हो गई। तो बची कौन सी, ओनली ये टू टर्म्स बची हुई फोरियर सीरीज के अंदर। अब जो भी पीरियोडिक फंक्शन, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है तुम्हारे पास, अब जिस भी बॉडी की मोशन बच्चे इस पीरियोडिक फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, जिस भी बॉडी की मोशन इस पीरियोडिक फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, तो उस बॉडी की मोशन को बच्चे क्या बोलोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलोगे भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे भाई। चलिए भाई अब इसके बाद कुछ और डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। दूसरा क्या वे रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने का। यहां देखो बच्चों, तो मैंने लेट कर लिया कि A1 की जो वैल्यू है वो R cos phi है। क्या मान लिया हमने, R cos phi मान लिया बच्चों। और B1 की जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो क्या मान लिया हमने, -R sin phi, -R sin phi पुट कर दी भाई मैंने। चलिए अब देखो बच्चों, तो कहां पुट की है मैंने दोनों वैल्यू, इस फोरियर सीरीज के जिसमें दो ही टर्म है A1 और B1 फोरियर कोफिशिएंट वाली, तो इसमें पुट करी हुई। तो पुट करो बच्चों, क्या बनता है तुम्हारे पास, FT जो होगा। हाँ एक बात और बता दो बच्चे, FT जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को। तुम्हारे पास बॉडी कितना टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन राइट किया गया, वो फंक्शन ये वाला है। तो FT रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। चलिए तो पुट करो बच्चे इसमें A1 की वैल्यू R cos phi हो गया भाई, यहां क्या रहा, cos 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t। चलिए ये पुट हुआ। फिर B1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, R sin phi इंटू में sin 2 पाई बाय में कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ये लो भी वैल्यू पुट हो गई है। अब देखिए भी बच्चे यहां से R कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, cos phi cos 2 पाई बाय t माइनस sin phi sin 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t, ये वैल्यू बनी हुई। अब हमारे मैथ के अंदर फॉर्मूला होता है बच्चे एक, जिसको हम कैसे राइट करते हैं, वहां पे देखिए, cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है तुम्हारे पास cos A प्लस B का। जब cos का एंगल क्या हो, दो एंगल के सम के इक्वल हो तुम्हारे पास, उसमें राइट हुआ हो, तो वो कैसे ब्रेक होगा, cos A cos B। फिर यदि यहां प्लस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर sin A sin B। तो यही फॉर्मूला यहाँ है, इसको cos A बोल दो, ये cos B बोल दो।
फिर ये देखो a वाला वापस यहाँ है, साइन a साइन b बोल दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r cos फाई प्लस 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t राइट कर सकता हूं। ये मैंने राइट कर दिया यहां पे। अब देखिए तो ये लीजिए फॉर्मूला यूज किया मैंने, अब लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला अभी जो मैंने राइट किया था। तो r cos 2 पाई बाय t स्मॉल t प्लस में फाई हो गया बच्चों f ऑफ t की वैल्यू। चलो ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। आगे देखिए भाई बच्चे r जो है r क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा भाई। क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड बोलेंगे भाई इसको। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट को। तो जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या रहता है बच्चे, एम्पलीट्यूड। और इस यूनिट के अंदर हम उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल r से डिनोट करेंगे बच्चे। तो देखिए तो ये एम्पलीट्यूड हुआ तुम्हारे पास। हमेशा कोई भी ऐसे फंक्शन की फॉर्म में साइन कोस की फंक्शन की फॉर्म में आपको कोई भी वैल्यू गिवन है तो बच्चे साइन और कोस के आगे जो भी टर्म मिलेगी, जो भी कोएफिशिएंट मिलेगा तो बच्चे वो उस पूरे फंक्शन का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा भाई। अब यदि मेरे को r की वैल्यू निकालनी हो किस प्रकार हम इसकी वैल्यू निकालें। अब मान लीजिए दो ऊपर आपने वैल्यू पुट की थी, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो और साथ में क्या कर दो, उनको ऐड कर लो भाई तुम्हारे पास। तो स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बनता है देखो। तो a1 का स्केयर लेफ्ट हैंड का स्केयर लेफ्ट हैंड में ऐड करेंगे, ये लो ऐड कर दिया भाई, इज इक्वल टू में इसका स्केयर करो भी क्या रहेगा, r स्केयर cos स्केयर फाई प्लस में भी अब माइनस टर्म का स्केयर करोगे तो प्लस ही आएगी वो, तो इसका भी कितना आएगा, r स्केयर साइन स्केयर फाई आया ये आ गया इज इक्वल टू r स्केयर बच्चे कॉमन लिया तो cos स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई आया भाई, ये है तुम्हारे पास। तो a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर इज इक्वल, तो ये टर्म क्या होती है बच्चे, एंगल दोनों का सेम है और साइन कोस का स्केयर है, ऐड हो रहा है, तो ये होती है 1 वैल्यू तुम्हारे पास। हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है। तो ये ओनली क्या है, r स्केयर है अभी 1 राइट नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई होकर r स्केयर ही बनेगा। r को यहां ले आओ बच्चे, और सॉरी स्केयर को वहां लेके जाओगे तो स्केयर रूट होगा a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर, ये आ गई हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू। अब देखो भाई यहाँ पे जो फाई आपको दिख रहा है बच्चे, फाई क्या है, फाई को बोलेंगे हम इनिशियल फेज एंगल। फाई का नाम क्या रहेगा, इनिशियल फेज एंगल। भाई स्टार्टिंग में जो मेरा फंक्शन था, मेरा पार्टिकल था, वो कितना एंगल बना के चला, तो वो कितना एंगल बना के चला होगा, फाई एंगल बना के चला होगा स्टार्टिंग में तुम्हारे पास। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे पास था, यहां से चल तो ये एंगल कितना हुआ, फाई हुआ। और ये कब था, जब टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चे, 0 होती है। तो टाइम 0 के ऊपर जो भी फेज एंगल रहेगा हमारे पार्टिकल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज एंगल बोलेंगे। और इस यूनिट में उसको डिनोट किया जाएगा किससे, फाई से डिनोट किया जाएगा, दिस इज फाई। इसके बाद देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, a1 की वैल्यू आ गई है। चलिए अब यहां देखो बच्चे, अब इस फंक्शन को, हाँ इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 2 को मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, तो मैं क्या पाता हूं देखना। तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया गया इक्वेशन 1 से बच्चे। तो देखो क्या है तुम्हारे पास, तो 2 ये वाली है, तो b1 डिवाइड बाय a1 हुआ इज इक्वल टू, फिर ये माइनस r साइन फाई डिवाइड बाय में r cos फाई, ये रहा r से r तो कटा भी, तो b1 डिवाइड बाय a1 इज इक्वल टू माइनस साइन ये रहा साइन फाई cos फाई, एंगल सेम है, साइन बाय cos है तो क्या होता है, tan होता है। ये बन गया tan फाई, तो tan फाई की जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, माइनस को यहां लेके आए तो कितना बना, माइनस b1 बाय a1। तो यहां से बच्चे आप क्या निकाल सकते हो, फेज एंगल भी निकाल सकते हो इस वैल्यू से भाई। अब देखिए इसके बाद मैं दूसरी टर्म दूसरे वे में बात करता हूं। फर्स्ट वे तो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया भाई। अब देखिए
अब की बार बच्चे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये थी भाई, एफ टी इज इक्वल टू A1 cos 2 पाई बाय में ये था, प्लस में B1 साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल टी, ये वैल्यू थी बच्चों। यहां देखिए, तो मैंने यहां क्या पुट किया, लेट्स पुट A1 इज इक्वल टू R साइन 5 एंड B1 इज इक्वल टू R cos 5, ये वैल्यू पुट करिए। अब इनको वैल्यू को पुट करना, तुम्हारे पास क्या रहेगा, f ऑफ t इज इक्वल टू A1 की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे R साइन 5 और ये रहा cos 2 पाई बाय में t इंटू स्मॉल t, प्लस में B1 की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने, R cos 5 साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t। अब से यहां भी दोनों टर्म्स में R कॉमन आ रहा है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, R कॉमन निकाल लिया, ये आया हमारा R कॉमन। अब देखिए, तो साइन A प्लस बी का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये रहता है तुम्हारे पास। तो साइन A cos B प्लस cos A साइन B, तो जब भी साइन A प्लस B का फॉर्मूला ब्रेक होगा तो ये बनेगा बच्चे, ठीक। ये भी हमारे +1 के मैथ में 3rd चैप्टर में आता है फॉर्मूला। तो यहां देखोगे सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, यहां साइन A cos B, फिर एंगल की पलटी होगी तुम्हारे पास भी, रिवर्स हो गया एंगल, कोस के पास यहाँ साइन के पास था वो वाला आ गया और साइन के पास वो एंगल आ गया जो यहाँ कोस के पास था। सेम कहानी है, देखो देख लीजिए। तो बच्चे इसको मैं क्या लिखता हूं, ऊपर वाले को R साइन दोनों एंगलों का सम लिख सकता हूं 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t। ये लो भाई, ये राइट कर दिया बच्चे। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहां से हटा दिया, ये बना दिया भाई। तो एफ टी R साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस में 5, ये साइन की टर्म में मैंने मेरे पीरियोडिक फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, पिछले वाले में कोस की टर्म में निकाली थी, है दोनों ही सेम तुम्हारे पास। आगे देखो, तो ये क्या रहेगा बच्चे, इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड रहेगा और कैपिटल T क्या है यहाँ पे तुम्हें पता, टाइम पीरियड रहेगा। फाई क्या है, इसका इनिशियल फेज एंगल है जो टाइम 0 के ऊपर ये बना के चला, ये दो वैल्यू आ गई। तो सेम बच्चे जब इन दोनों की स्केयरिंग करोगे, तुम्हारे पास स्केयरिंग और एडिंग करोगे तो सेम वही वैल्यू आएगी जो पिछले वाले केस में हमने की थी। R की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 मान लो यार, तो A1 का स्केयर प्लस B1 का स्केयर आने वाला है, ये आएगा। और यदि इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 से, तो मेरे पास फेज एंगल की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल फेज एंगल की। तो 1 को डिवाइड करना R साइन 5, मैं राइट हैंड लिख रहा हूं, पहले लिख लो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय B1, R से R कटा, ये कितना बना बच्चे, tan 5। तो इसकी जगह मैंने राइट कर दिया क्या, tan 5, ये हुआ tan 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी फेज एंगल की, इनिशियल फेज एंगल की। चलो भाई, अब इसके बाद देखिए तुम्हारे पास, तो हमने एक तो ये फंक्शन निकाला बच्चे, एफ टी इज इक्वल टू R cos 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस में 5, ये निकाला। अब दूसरे वाले में तुमने एफ टी निकाला था, मैं दोनों को अलग फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पे मैं जीटी लिख लेता हूं, या मैंने जीटी लिख लिया, सिंबल चेंज कर दिया मैंने, जस्ट बात वही है, क्योंकि सेम से तो हम दिखा नहीं सकते ना दोनों को, सेम से नहीं दिखाया मैंने, यहाँ पे अलग दिखा दिया, किया मैंने दोनों सेम लेके था। R साइन 2 पाई बाय कैपिटल T प्लस में 5 हो गया, ये वाला निकाला था। अब बच्चे देखो, तो ओमेगा की वैल्यू तुमने पढ़ रखी, कितनी होती है, 2 पाई बाय में T होती है। तो ओमेगा यहाँ पे क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे हम, या इसका नाम दूसरा क्या रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा। ये वैल्यू मैंने पुट की, तो मैं क्या पाता हूं दोनों फंक्शंस के अंदर चेंज, R
कोस ओमेगा टी प्लस में फाई रहेगा भाई, और जी टी की दूसरे फंक्शन की वैल्यू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई रहती है भाई। अब टी के साथ जो भी होगा वो ओमेगा होगा, रिमेंबर रखें, टी के साथ जो भी होगा वो ओमेगा होगा, न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगी ये बात। अब बच्चे मेरे को इन दोनों पीरियोडिक फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, पहले वाले, ये लो, तो एफ टी इज इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू उठाई बच्चे। तो मैंने यहां पे कंसीडर क्या किया कि इनिशियल फेज एंगल बच्चे क्या है तुम्हारे पास, जीरो है, क्या है, जीरो है। तो फंक्शन में क्या चेंज आएगा, एफ टी इज इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी, ताकि मेरे को डिफिकल्टी ना हो रिप्रेजेंट करने में, इसीलिए मैंने फाई को क्या मान लिया, यहाँ पे जीरो मान लिया। अब यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा आपको, तो मैंने इसको दोबारा से ये लिखा, आर कोस ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। भाई ग्राफ बनाना है भाई, इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। एक लाइन पे वैल्यू रहेगी किसकी, फंक्शन की, एक लाइन पे वैल्यू किसकी रहेगी, टाइम की रहेगी भाई। तो मैं टाइम पुट करता, क्योंकि वेरिएबल कौन है इसमें, स्मॉल टाइम है ना वेरिएबल, आर तो क्या रहेगा तुम्हारे पास, फिक्स रहेगा, टाइम पीरियड भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। आर क्या था, मैक्सिमम वैल्यू थी ना फंक्शन की, या फंक्शन की क्या है तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वो आर है भाई। यहां एक बार ग्राफिकली देखिए, ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, आपका पार्टिकल यहां से लेके यहां तक वाइब्रेट कर रहा है, ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट, जिसको तुम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देते थे। यहां से मुड़ के वापस यहां आया, फिर यहां गया, यहां से मुड़ के वापस यहां आया, फिर यहां गया, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वो कहां तक ट्रेवल कर रहा है, ओ ए तक ट्रेवल कर रहा है ना, ओ ए, और इस साइड में कहां तक जा रहा है, वो सिर्फ ओ बी तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये क्या है बच्चे, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसी को तुम क्या बोलोगे बच्चे, आर बोलोगे। ये दूसरी साइड में आर होगी भाई, तो माइनस से नोट कर दो इसको, कोई बात नहीं भाई, ये वहां थी, वहां वाली पॉजिटिव ले ली, तो यहां वाली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या ले लो, नेगेटिव ले लो भाई, माइनस आर ले ली, तो वो होती है बच्चे डिस्प्लेसमेंट, इसको हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड से भी बोल देंगे। चलो अब करते, तो एक लाइन पे कौन रहेगा बच्चे, टाइम रहेगा, एक लाइन पे कौन रहेगा तुम्हारे पास, फंक्शन रहेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रहेगी भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है। बनाते हैं इसका ग्राफ, यहां देखो, पहले टेबल बना लेते हैं जो हमने सीखी हुई है। यहां हम वैल्यू रखेंगे बच्चों टाइम की, और यहां हम ऑब्टेन करेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जिसको हम एफ टी से लिख रहे हैं यहां पे। सबसे पहले बच्चे टाइम की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी, जीरो पुट करी भाई, सबसे पहले टाइम जीरो लिया, तो बच्चे टाइम की वैल्यू जीरो लेना है यहाँ पे, टाइम की वैल्यू जीरो रखती, पूरी टर्म जीरो होगी नहीं होगी, तो कितना आया, कोस जीरो आया, और कोस जीरो कितना था, 1, तो कितना आया, ओनली आर आ गया भाई, ये लो भी आर आ गया। चलिए अब टाइम की वैल्यू में क्या ले रहा हूं बच्चे, t/4, कितनी ली मैंने, t/4 ली, t/4 पे देखो भी क्या रहेगा, r cos 2 पाई बाय कैपिटल T, तो स्मॉल t की जगह पे क्या रखना, t/4 रख दिया भाई हमने, ये t से t कैंसिल आउट हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, तो कितना बना, r cos π/2 बना, तो π/2 मींस पाई बताया था 180, 180 बटे में 2 90, तो कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है भाई, तो पूरी टर्म कितनी आ गई बच्चे, जीरो आ गई, ये लो भाई, ये मैंने यहां फिट कर दिया, क्लियर यहां तक। अब वैल्यू पुट करूंगा बच्चे कितनी, 2t/4, 2t/4 बढ़ाता जा रहा हूं, पहले t/4 के आगे जीरो लगाई, फिर 1 लगाया, फिर 2, देखो जीरो लगाई, फिर t/4 के आगे 1 लगाया, फिर 2 लगा दिया। मैं टाइम इस प्रकार लेके चल रहा हूं, तो ये देखेंगे इसके ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, देखते हैं अभी, चलो, तो r cos 2 पाई बाय कैपिटल T मल्टीप्लाई में कितना होगा, 2t/4 हो गया बच्चे, 2t/4 हो गया, देखो t से t तो गया बच्चे, 2 2 जा 4 और 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो कितना बचा, r cos पाई, r cos पाई,
तो पाई मीन्स 180, तो बेटा कोस 180 हमेशा कितना होता है, -1 होता है भाई। तो इसकी वैल्यू -1 हुई, तो पूरी की वैल्यू कितनी होगी, -r नहीं होगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, -r आ गई बच्चे, -r आ गई। अब रख लेता हूँ 3t/4, 3t/4 रखा भाई, रखो बच्चों 3t/4 रखते हैं अभी। चलो भाई कितना रहेगा, देखो r cos 2π/कैपिटल T मल्टीप्लाई में 3t/4, स्मॉल t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, t से t गया भाई, 2 2 जा 4 हुआ, तो r cos 3π/2 ये हुआ तुम्हारे पास मेरे ख्याल से। तो कितना होता है बच्चे तुम्हारे पास, 3 मल्टीप्लाई में, मैं इसकी जगह 180 रख रहा हूं, मैं एक बार देखते हैं क्या आएगा, ये कटा 90 डिग्री, तो कितना बना, r cos 270 डिग्री बना भाई, cos 270 डिग्री, और cos 270 पे होता है 0, कितना होता है 0, कैसे होता है, मैथ वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, तो मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूं एक बार, 180 प्लस में 90 डिग्री लिख सकते हैं ना, 270 को तोड़ के लिख दे, देखो एक ही बात है भाई, लिख सकते हैं। अब यहां देखो भाई 180 में कुछ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, कोस का कोस ही रहेगा, मैंने कहा था 180 वैल्यू चेंज नहीं होगी, 90 पे होती, 90 तो वहां लिया ना मैंने, यहां तो नहीं लिया, यहां लेता तो हो सकती थी, नहीं हुई, छोड़ो। अब यहां देखो तुम्हारे पास, तो बेटा 180 में कुछ जुड़ रहा है, तो क्वाड्रेटिक कौन सा गया, ये थर्ड गया भाई तुम्हारे पास, और थर्ड के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन भी आएगा, मैंने वो आगे लगा दिया, ये आएगा नेगेटिव साइन, ये आगे लगा दिया, और एंगल दूसरी वाला लेगा, दूसरी वाला लेगा। अबे कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो, तो पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी, तो ये वापस 0 हो गया भाई, क्लियर यहां तक। चलो भाई ये पुट कर एक वैल्यू और ले लेते हैं, जो मैंने क्या रखी, मान लो 4t/4, जिसको तुम कहोगे तो t ही हो गया भाई, तो t हो गया, 4 से 4 कटेगा, t बचेगा ओनली, तो इस पे जो वैल्यू रहेगी बच्चे वो कितनी रहेगी, वो और देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखो पुट करो, r cos 2π/कैपिटल T इंटू में स्मॉल t, अब स्मॉल t की जगह पे क्या रखना था, 4t/ या अकेला t कह दो, एक ही बात, t से t गया, r cos 2π, बच्चे cos 2π आपको वैल्यू देगा हमेशा +1 वैल्यू होगी, तो ये होगा 1 इसके ऊपर, क्लियर, तो ये बना दिया भाई हमने। अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ एक बार, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये मेरा ओरिजिन है भाई, ये मेरी टाइम की वैल्यू है, और ये मेरी किसकी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे इस लाइन जिसको तुम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नाम भी दे रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का नाम, बच्चे यहाँ देखो 0 से लेके r, यहाँ ये मैंने कह दिया अभी r है, और सेम इतने डिस्टेंस के ऊपर नीचे क्या रहेगा, -r रहेगा, क्योंकि नीचे y एक्सिस तो माइनस वाली वैल्यू रहेगी इतनी दूरी के ऊपर, सेम वही सेम मैग्नीट्यूड की अपोजिट साइन के साथ, r -r ये शो कर दिया। यहाँ टाइम पीरियड लगा, 0 टाइम पीरियड यहाँ है, फिर यहाँ लगा दिया मैंने t/4, यहाँ लगा दिया हमने 2t/4, यहाँ लगा दिया बच्चे हमने 3t/4, और यहाँ लगा दिया हमने कितना, t लगा दिया। चलिए अब देखो, जब t की वैल्यू 0 थी, टाइम की वैल्यू 0 थी, जब फंक्शन की वैल्यू r थी, तो यहाँ आ गया। जब t की वैल्यू t/4 थी, तो फंक्शन की वैल्यू 0 थी, तो फंक्शन की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा भाई। और जब तुम्हारे पास 2t/4 थी वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू -r थी, तो -r ये रहा, ये रहेगा। जब इसकी वैल्यू 3t/4 थी, तब वैल्यू फिर 0 थी, तो 3t/4 तो यार, तो 0 तो यहीं आएगा भाई तुम्हारे पास। और जब 4t/4 मतलब t थी, जब t थी तब कितनी तुम्हारे पास, सॉरी r था भाई, ये नॉट अब 1 r था ना, वहां पे r बचेगा, r आई, तो r कहाँ आएगा तुम्हारे पास, यहाँ कहीं आएगा, ये रहा। तो इनको मिलाओ भाई, ज्वाइन करो तुम्हारे पास, ठीक है, इस प्रकार ये तुम्हारे पास वैल्यू बनेगी बच्चे। यहाँ ये लीजिए भाई, तो सभी वैल्यू को मैंने
सभी पॉइंट को मैंने मीट ज्वाइन करवाया तो मेरे पास ये वाला ग्राफ आया। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा भी। तो ये इस फंक्शन की क्या थी, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी। यदि बच्चे तुम लेके चलते साइन वाला, यहाँ पे साइन यूज करते तो बिल्कुल उल्टा केस आता भाई। तो वहां पे जो ग्राफ बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा तुम्हारे पास, वो इस प्रकार ग्राफ बनेगा, यहां से चलेगा बच्चे इस प्रकार। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे t/2 होगा, यहाँ पे t होगा, यहाँ पे वही t/4, यहाँ पे वही 2t/4, जो भी तुम कहो यहाँ पे क्लियर है। तो वो ये वैल्यू रहेगी। तो कोस वाले केस में ये ग्राफ आएगा, और सॉरी कोस वाले में ये था और साइन वाले में ये ग्राफ आया था। ये बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेम ग्राफ बनाओगे आप किसके लिए, साइन वाले फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, gt लिख लेना, चलो भाई कोई बात नहीं। तो r sin ओमेगा t प्लस 5 लिखोगे, 5 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो gt कितना आएगा, r sin ओमेगा t आएगा। और यहाँ क्या लिखोगे, gt को r sin 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t लिखोगे। फिर सेम टेबल बना के देखोगे भी उसकी, और फिर ग्राफ देखोगे क्या बुक में जो ग्राफ है क्या वही ग्राफ हमारा आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट करेंगे भाई, करिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे बच्चे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।